नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज हम आपको सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कानून की जानकारी देंगे, खासतौर पर हिट एंड रन केस और रोड रेस से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी आज आपको देने वाले हैं। साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आज हम सड़क दुर्घटना से जुड़ी कानूनी जानकारी पर चर्चा करेंगे। जब किसी कार की सड़क पर दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना स्थल पर रुके बिना वहां से भाग जाने को हिट एंड रन कहा जाता है। जब कोई दुर्घटना के बाद अगर अपनी पहचान छिपाने के मकसद से दुर्घटना स्थल से फरार हो जाता है तो उस स्थिति को हिट एंड रन केस कहा जाता है। इन हालातों में दोषी के खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधान है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हादसे में किसी को जान माल का नुकसान हुआ है कि नहीं। अगर किसी के जानमाल का नुकसान हुआ है, जानमाल को खतरा हुआ है, तो सजा काफी बड़ी हो सकती है। वहीं इस बात की काफी अहमियत होती है कि जिस कार से हादसा हुआ है वो सड़क के फुटपाथ पर चल रहे लोगों के साथ हुई है या किसी वाहन पर बैठे व्यक्ति के साथ हुई है। हिट एंड रन के साथ आज हम एक और चीज की बात करेंगे, वो है रोड रेज की। रोड रेस से मतलब है कि आक्रामक या क्रोधित व्यवहार से जो सड़क वाहन के चालक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वाहन को लेकर सड़क पर बहस, गाली गलौज और मारपीट जैसे व्यवहार इसके अंतर्गत आते हैं। अक्सर रोड रेस के दौरान हिंसा हो जाती है। रोड रेस में असभ्य और आक्रामक हाव भाव, मौखिक अपमान, धमकी और खतरनाक ड्राइविंग, इस तरह की कई चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा ड्राइवर या पैदल यात्री ऐसे नकारात्मक व्यवहारों का लक्ष्य बन जाते हैं। तो ये थी बुनियादी जानकारी। आज सड़क दुर्घटना, हिट एंड रन केस और रोड रेस से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आपका सड़क दुर्घटना से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 0120612797, एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120612798। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और आज सड़क दुर्घटना से जुड़ी कानूनी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि हिट एंड रन केस की कानूनी परिभाषा क्या कुछ होती है? रेशु जी, हिट एंड रन जैसा कि इसके नाम से पता चलता ही है, जैसा इसके कि किसी को हिट करिए माने उसको चोट पहुंचाइए और फिर उसके बाद भाग जाइए जी। इसके लिए एक अंग्रेजी में और शब्द है, जैसे कि शूट एंड स्कूट। जैसे किसी को मारिए और मारने के बाद स्कूट कर जाइए माने भाग जाइए। उसी से शब्द से स्कूट से स्कूटर बना है माने भागने को। तो आप किसी को धक्का मारिए, किसी को मारिए, किसी को उसके बाद हिट करिए और हिट करने के बाद भाग जाइए। तो ये हिट एंड रन का केस, कानूनी परिभाषा तो इसकी यही है। अब इसके दौरान होता क्या है कि आजकल हिट एंड रन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जी। इसके 2-3 रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं, लोग ड्रंक एंड ड्राइविंग करने लगे हैं, लोगों को सिविक सेंस नहीं रह गया है, लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि सड़क पर चलते हुए दुर्घटनाएं कर देते हैं और फिर उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो क्या करते हैं, किसी को धक्का मारते हैं और किसी को घायल करते हैं, यहाँ तक कि कई लोगों को मौत भी हो जाती है। फिर वो करके पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय या उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बजाय या उसकी पूरी तरह से मदद करने के बजाय लोग भाग जाते हैं और सोचते हैं कि हम कानून के शिकंजे से बाहर हो जाएंगे। इसी को हिट एंड रन केस कहते हैं। ये हिट एंड रन का मामला है। इसी को आईपीसी में और यही मतलब मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी इस चीज को आता है कि हिट एंड रन के केसेस, इसमें दंड भी है, दंड का प्रावधान भी है और दंड मिलता भी है लोगों को। ऐसी स्थिति को हिट एंड रन कहते हैं जी। अभी सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर दंड को लेकर बात की, सजा को लेकर बात की कि सजा का इसमें प्रावधान है, तो वो भी आपसे समझना चाहेंगे। भारतीय दंड संहिता में इस पर कार्रवाई और सजा के लिए क्या कुछ प्रावधान है? रेशु जी, इसमें ऐसा है कि इसमें 4 धाराएं इसमें खास तौर पर काम करती हैं। एक 279 जिसको कहते हैं, और दूसरा 337,
तीसरा 338 और दूसरा है उसके साथ जो आता है एक धारा 304A। अब ये 4 धाराएं जो हैं इसमें आईपीसी की आती है। इसमें 279 के अंतर्गत क्या आता है, उसका सीधा संबंध है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। माने अगर हम मान लीजिए, कई बार आप देखते होंगे कि अभी एक पत्रकार बेचारी, वो कई साल पहले हुआ था कि वो रात की ड्यूटी करके जा रही थी और उसको एक गाड़ी वाले ने हिट कर दिया। हिट करने के बाद भाग गया जी। और वो उसकी मौत हो गई उस पत्रकार की। तो उसमें क्या होता है कि आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, माने एकदम इस ढंग से कि जैसे शराब पी करके और अंधाधुंध गाड़ी चलाते जा रहे हैं, ना कोई तरीका है न कुछ है। कभी तो आप उसमें जाकर के हिट कर देते हैं, पायदान चल रहे हैं, कहीं बीच में डिवाइडर है उसको हिट करते हैं, और कोई और जा रहा है जैसे स्कूटर से जा रहा है, कार से जा रहा है, कार वाले को भी कर देते हैं, और साइकिल से चल रहा है और किसी तरह से चल रहा है, तो उस ढंग से उसको रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की जो घटना होती है ये आईपीसी में 279 के अंतर्गत आती है। अब 279 में धारा, और इसके बाद क्या आता है 337 की धारा ऐसी है कि उसमें बहुत ज्यादा गंभीर चोट अगर नहीं आई है, रैश एंड नेग्लिजेंट कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो उसमें सजा का प्रावधान कम है। लेकिन 338 में ग्रीवियस इंजरी आती है, माने बहुत गंभीर से उसमें कई बार मौतें हो जाती हैं, और इसके लिए बहुत गंभीर प्रावधान है कि उस व्यक्ति को सजा ही नहीं बल्कि जेल, और ऐसे सजा तो सब में है लेकिन जेल और जुर्माना भी उसके ऊपर लादा जा सकता है। और एक चौथी धारा है 304A, जिसमें आप असावधानी से चलने वाली इतना जो असावधानी, बस अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो वह भी उसी के अंतर्गत आती है। ये 4 धाराएं मुख्य रूप से आईपीसी में हैं जो कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई है। जी सर, ये 4 धाराओं के बारे में आपने यहाँ पर हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी। सर, मोटर वाहन एक्ट के बारे में भी हम आपसे थोड़ा विस्तार में समझना चाहेंगे कि मोटर वाहन एक्ट के तहत क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। मोटर वाहन एक्ट देखिए, पहले तो आईपीसी थी 1988 में ये मोटर वाहन एक्ट आया। अब मोटर वाहन एक्ट के तहत पुलिस को और अधिकार मिल गया और काफी चीजें साफ हो गई कि इस मोटर वाहन एक्ट के तहत जैसे कौन सी घटना होगी जो कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आएगी, कौन सी घटना ऐसी होगी जो हिट एंड रन का केस बनेगा, धक्का मारा और चल गया, ये सब चीजें होती हैं। तो मोटर वाहन एक्ट कई चीजें जो है ड्राइवरों के लिए सुनिश्चित कराता है कि आप इस ढंग का व्यवहार करेंगे तो ही ठीक है, अन्यथा आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और मोटर वाहन एक्ट के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और मोटर वाहन एक्ट के तहत आपको दंड भी देना पड़ेगा, जेल भी जानी पड़ेगी। अभी क्या होता है, जैसे किसी की घटना हुई, आप देखेंगे कि कोई मर गया उसमें, तो मोटर वाहन एक्ट के तहत ही कोर्ट में केस जाता है। अब मोटर वाहन एक्ट के तहत उस व्यक्ति को ये प्रूव करना पड़ता है, और अगर उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, माने अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी जो इन्वॉल्व होती है तो इंश्योरेंस कंपनी को ही उसका देना पड़ता है। लेकिन जहां तक उसका क्राइम की बात आती है तो क्राइम में तो वही ड्राइवर इन्वॉल्व होता है और उसका मालिक इन्वॉल्व होता है। ये दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन मुआवजे की जहां तक बात आती है तो मुआवजा डैमेजेस के बाद जहां तक आती है वो केवल इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो जाता है। जैसे हम अपनी कार खरीदते हैं तो कार खरीदते समय हम एक इंश्योरेंस कराते हैं, कि अगर कोई ऐसी घटना, दुर्भाग्यवश कोई ऐसी सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका मुआवजा देती है और वो उस व्यक्ति को जो उससे प्रभावित होता है। लेकिन जो क्रिमिनल मामला है, क्रिमिनल का मामला तो ड्राइवर पर ही होता है। इसी नाते मालिक को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को गाड़ी चलाने को जिम्मेदारी दे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, कि वो अगर देता है तो कम से कम उसका ये जांच कर ले कि उस व्यक्ति के पास लाइसेंस है, वैध लाइसेंस है। अगर उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी न दे, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइवर के साथ साथ वो व्यक्ति भी जिसकी वो गाड़ी है वो भी इन्वॉल्व होता है और उसके दोनों पर सजा का प्रावधान है। ये स्थिति है। जी सर, ये तो आपने यहाँ पर मुआवजे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सर, एक चीज ये भी बताइए कि जब सड़क पर हमारी कार किसी को घायल करती है तो कानूनी तौर पर हमें क्या करना चाहिए?
ये आपने एक बहुत जनीन सवाल इस मामले में उठाया है कि हम एक नागरिक के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। कई बार दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, दुर्घटना तो ऐसी हो जाती किसी से भी हो सकती है। कई बार बहुत सचेत होकर चलने पर भी दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ये हिट एंड रन का केस नहीं बनना चाहिए कि माने मारे और मार करके भाग जाए। ये कम नहीं होना चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के बारे में देखिए, जिम्मेदारी लीजिए, पुलिस को फोन करिए, पुलिस को बताइए कि ये दुर्घटना हो गई है, और जहां तक संभव हो कि कह दीजिए देखिए अगर ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है या घायल है तो हम उसको लेके जा रहे हैं अस्पताल में। तो लेकिन इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दी जानी चाहिए। ये मोटर व्हीकल एक्ट कहता है, अगर पुलिस को सूचना नहीं दिया है तो ये आपका अपराध और गंभीर हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप अस्पताल लेके जाइए, उस व्यक्ति के बारे में ध्यान दीजिए, उसके परिवार को, लोगों को भी सूचित करने की कोशिश करिए, और पुलिस को तो बताइए ही, और जहां तक हो सके वहां से भागने की कोशिश न करिए, क्योंकि भागने पर अपराध और बढ़ जाता है। अगर अपराध किसी ने किया है, वैसे तो ये हमने कहा ना कि दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, किसी से हो भी सकती है। कई बार ये होता है कि शराब पी करके लोग चलाते हैं, कई बार ये होता है कि आप देखेंगे कि ऐसे होते हैं कि कई 5-6 राज्यों में अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसे लड़के हैं 18 साल के 19 साल के, बाइक लेके चलते हैं, अनाप शनाप का किसी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उल्टे रास्ते से कभी सीधे रास्ते से कार को दौड़ाते हैं, और उससे में दुर्घटना का होना अवश्यंभावी है। इस स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि आप ट्रैफिक नियमों का सदा पालन करें ठीक ढंग से, और साथ साथ आप जब दुर्घटना हो जाए तो पूरी ट्रैफिक पुलिस को या पुलिस को सूचना दें, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के जिसको घायल हुआ है आपकी कार से या आपकी गाड़ी से, तो उसको अस्पताल पहुंचाएं। बिल्कुल, और इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि दुर्घटना से देर भली, यानी कि तेज रफ्तार वाहन का आप बिल्कुल भी सड़क पर प्रयोग ना करें, क्योंकि ये आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है और दूसरों के जीवन के लिए भी हानिकारक हो सकता है। लेकिन सर, कई और चीजें हैं आज के विषय से संबंधित जो मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगी। तो सड़क दुर्घटना को लेकर आज कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं परमानंद पांडे जी, और अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। सर, ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि अगर दुर्घटना हो जाती है सड़क पर तो तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए, वहां से भागना नहीं चाहिए, लेकिन हादसे के बाद कोई व्यक्ति वहां से भाग जाता है तो सजा का क्या कुछ प्रावधान होता है? देखिए, आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि अगर कोई हादसे के बाद भाग जाता है तो उसका नंबर नोट ही कर लिया जाता है। लोग नोट कर ही लेते हैं, कोई न कोई होता है, और नंबर नोट करने के बाद अगर कोई आ जाता है तो उसकी जानकारी पता चलती है, पुलिस को छानबीन करनी पड़ती है। उसमें वो अगर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। आपको मैं एक साधारण सी घटना, बहुत परिचित घटना है कि ये 2002 में, आज के 20-21 साल पहले, ये इंडिया के सबसे बड़े एक्टर एक तरह से सिनेमा के सलमान खान हुए थे, जो मुंबई में पेडेस्ट्रियन लोगों को कुचल दिया था जी। अब उसमें कई लोगों की ये तो एक रोड रेज ही है ना, कि आप चलाते हुए शराब के नशे में आप चल रहे हैं और आपने कुचल दिया, तो उससे अब ये हुआ कि उसके बाद वो वहां से चल दिए, पकड़े गए। पकड़ने आने के बाद उनके जो वहां गवाह था उसने कहा कि नहीं, ये तो ये पकड़े इन्होंने किया है, और लोअर कोर्ट ने उनको 5 साल की सजा दी और जुर्माना लगाया। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि कानून अंधा भी होता है और कई चीजें बच निकलने के लोगों के तरीके होते हैं। अब उसमें वो बच भी निकले, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनके कहा कि नहीं, इनके खिलाफ कोई ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ नहीं आ रहा है कि इनको दंडित किया जाए, इस नाते इनको छोड़ दिया जाता है। तो रोड रेज में ऐसे ही होता है कि अगर आप से कोई घटना हो जाती है तो सामान्य तौर पर तो यही किया जाता है कि उस व्यक्ति को बताया जाए कि वो ले जा करके पुलिस को जानकारी दे, और जिस व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना हुई है उसको ले जाकर पहुंचाए। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं। ये सामान्य तौर पर ये होता है, लोग भागने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि वो पकड़े ना जाएं, लेकिन हालांकि वो पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो उनको दंड मिलना स्वाभाविक, और दंड मिलता भी है। ऐसा आए दिन हम देखते हैं, ऐसा कोर्ट में होता है कि आए दिन ऐसा होता है कि वो पकड़े जाते हैं और उनको दंडित भी किया जाता है। जी सर, ये तो सजा को लेकर मैंने आपसे सवाल किया। सर, जमानत के क्या कुछ प्रावधान होते हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, जमानत का एक प्रावधान ये है कि ऐसे केसेस में, जैसे
हल्के केसेस हुए हैं तो उसमें जमानत की प्रावधान मिल जाए। जैसे रोड रेज का, अगर मान लीजिए कई बार रोड रेज ऐसा होता है कि खूब गाली गलौज, उसमें लोग दूसरे एक तरह से मारपीट गुत्थम गुत्था की स्थिति आ जाती है, तो ऐसा कोई घटना नहीं होती है कि जिसको लेकर के जमानत के कराने पड़ जाते हैं। उसमें लोग पुलिस आकर के सुलह समझौता करा करके इस चीज को खत्म करा देती है। लेकिन अगर ये स्थिति आती है कि वो उसको जेल भेज दिया गया है, तो उसकी स्थिति में जेल भेजने के बाद उसकी जमानत के लिए 90 दिन की उसमें जेल होती है। अगर तो जमानत के लिए अर्जी दी जाती है और उनको ये साबित करना पड़ता है कि नहीं ये ऐसा इतनी गंभीर घटना नहीं है, तो उसमें जमानत आसानी से मिल जाए। लेकिन अगर ग्रीवियस इंजरी है, माने बहुत खतरनाक किस्म का या वो चोट लगी है या उससे किसी की डेथ हो जाती है, कोई आदमी मर जाता है, तो उसमें तो उसको जमानत के लिए 60 दिन से 90 दिन के भीतर ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले नहीं अप्लाई, तो उसके पहले पुलिस पूछताछ करती है और जमानत फिर उसमें जो कोर्ट तय करता है कि क्या क्या आपको करना है, किन किन स्थितियों में आपको जमानत दी जा सकती है, उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं परिस्थितियों में जमानत दी जाती है। इसका प्रावधान यही है। उसमें वो कुछ आर्थिक दंड लगाते हैं और उसके बाद वो उनको कहते हैं कि आपका ये सिक्योरिटी जमा करिए और फिर वो जमानत दे जाए। जी सर, जमानत के बारे में आपने हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ पर विस्तार से समझाया। सर ये भी बताइए कि अगर कोई कार चालक बहुत ही खराब तरीके से ड्राइव कर रहा है और वो जो गाड़ी है वो फुटपाथ पर चढ़ जाती है, तो क्या उस पर भी कोई एक्शन लिया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है? निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाती है। देखिए, ये इसमें मैनस्लॉटर जो हत्या है और ये इसमें दुर्घटना में एक ही फर्क है। मान लीजिए आदमी कोई दुर्घटना में मर जाता है तो और कोई आदमी मार दिया जाता है, हत्या की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हत्या में वो इरादतन हत्या की जाती है, उसमें उसका मेंसरिया इन्वॉल्व होता है और वो दोनों उसमें इरादन से हत्या की साजिश रची जाती है और हत्या होती है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं में मान के चला जाता है कि इसकी हत्या की इसकी कोई साजिश नहीं है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो हमारा कोई इरादा नहीं था कि ये आदमी मर जाए, लेकिन वो दुर्घटना हो गई थी, इसमें डेथ हो गई। अब उसमें स्थिति ये ऐसी आती है कि अगर वो व्यक्ति चलता है और इन ढंग से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो वहां पर पुलिस आती है और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और वो कार्रवाई तो ये होती है कि कई बार गंभीर कार्रवाई होती है कि अगर आप कर के चले गए हैं तो वहां जाएगा, कोर्ट में मसला जाएगा और कोर्ट में मसला जाने के बाद उस पर जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल में जो दंड मिलना होता है वही दंड मिलता है। जी सर, ये भी बताएं कि शराब पीकर जान माल को नुकसान पहुंचाने पर क्या कुछ सजा के प्रावधान होते हैं? कि आपने जो पिछला सवाल पूछा था कि अगर मान लीजिए वो कहीं सड़क पर चढ़ा दे तो उसी से ये जुड़ा हुआ मामला है। शराब पी करके आदमी कोई चलाता है तो उसका एक टेस्ट होता है कि एक लिमिटेशन में, मान लीजिए कहीं कोई शादी विवाह में या किसी जगह पर कई बार ऐसा आजकल के नए लड़के जाते हैं कि वो किसी पार्टी में गए हैं तो छोटा से शराब ले लेते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, अल्कोहल लेने की एक लिमिट होती है। तो इतना मान लीजिए अल्कोहल लेने की लिमिट अगर वो जांच होती है और उसमें ज्यादा पाया गया है तो निश्चित रूप से उसमें वो गाड़ी भी जब्त होगी, उस व्यक्ति को सजा भी मिलेगा और फिर उसके लिए आपको कानूनी रूप से आपकी गाड़ी जब्त होने के बाद उसको छुड़ाना पड़ेगा। छुड़ाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है वो तो पूरा बाद में पता चलेगा, लेकिन उसको ऐसे नहीं छोड़ देगा पुलिस का अधिकारी। उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में सारी चीजों का प्रमाण देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी ने दारू पी करके, शराब पी करके इस ढंग की घटना की है, जैसा कि मैंने भी आपको शुरू में ही बताया था कि सलमान खान की घटना ऐसी हुई थी कि वो शराब पी करके उन्होंने गाड़ी चढ़ा दिया और उसमें कई की हत्या हो गई। हालांकि वो बच गए, लेकिन अब क्या बच गए तो कई चीजें, कई कारण होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में होता है कि आपको प्रूफ जो है इतना हद तक होना चाहिए कि उसमें संदेह की रंच मात्र की गुंजाइश ना हो, तभी आपको किसी को क्रिमिनल लॉ में दंडित किया जाता है। नहीं कहते न कि आपको प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस नहीं,
आपको कंक्लूसिव एविडेंस मिलना चाहिए, तभी जाके होता है। अब कई बार इस देश में कहते हैं लोग कि पैसे का भी मामला होता है, बहुत सारे बड़े बड़े वकील भी आए जाते हैं, बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके कारण कई लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है और उसे बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत छूट जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है, शराब पी करके किसी ने पेमेंट पर चढ़ा दिया है, पे पर चढ़ा दिया है, तो ऐसे में उसको गंभीर सजा देने का प्रावधान है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मेरे साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।